हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने बात की थी डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। ठीक है, जहां हमने कल फिजिकल डाइजेशन पढ़ लिया था बाई टीथ। ठीक है, टीथ के द्वारा हमने पूरा फिजिकल डाइजेशन पढ़ा था, टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ा थे, टीथ के हमने सारे फंक्शन पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके बाद आज हमें पढ़ना है डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ में केमिकल डाइजेशन। ठीक है, तो जो केमिकल डाइजेशन होता है वो माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा होता है। ठीक है, कैसे होता है तो उनकी बात करें हम, सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट की जाती है सलाइवा, जिसे हम लार कहते हैं। ठीक है, अब सलाइवा तो एक सीक्रेशन, एक फ्लूइड है, लिक्विड पार्ट है जो कि सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये इस सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स या कह सकते हैं और भी कंपोनेंट मौजूद रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे मतलब का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो है एक एंजाइम जिसे हम सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं। ठीक, इसे हम टायलिन के नाम से भी जानते हैं। और भी लाइसोजाइम वगैरह और भी एंजाइम होते हैं जो माइक्रोब्स को मारने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहां पर सिर्फ फूड डाइजेशन की बात करेंगे। तो जो फूड हमने इनटेक किया है उस फूड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, उस कार्बोहाइड्रेट में केवल 30% कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसी टाइलिन के द्वारा या सैलिवरी अमाइलेज के द्वारा पार्शियल डाइजेस्ट की जाती है और इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है मेल्टोज में। ठीक है, मेल्टोज डाइसैक्राइड है। इसका मतलब कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैक्राइड है और ये डाइसैक्राइड है, मींस दो सैक्राइड मॉलिक्यूल, दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनता है, मेल्टोज बनता है। तो भी कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं पहुंचा है। ठीक है, और डाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, कोई भी फूड पार्टिकल हो उसे सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सिंपल फॉर्म ऐसी फॉर्म को कहते हैं जिससे फर्दर उसी रूप में और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ठीक है, और ये क्या है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, जबकि मेल्टोज जो है दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, इसलिए डाइसैकेराइड कहते हैं। चूंकि अभी दो मॉलिक्यूल्स हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, पार्सली डाइजेस्ट। ठीक है, लेकिन कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं कही है। ठीक, माउथ में प्रेजेंट टोटल फूड में लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट ही पार्सल डाइजेस्ट करके मेल्टोज में कन्वर्ट की जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे बुजुर्ग भी कह देते हैं भोजन को ज्यादा चबा के खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन जितने लंबे समय तक हम माउथ में रखेंगे, भोजन को जितने लंबे समय तक माउथ में चबाएंगे, ठीक है, च्यूइंग होगी और उसकी ग्राइंडिंग होगी, उतनी ज्यादा सलाइवा का सीक्रेशन होगा, उतना ज्यादा टाइलिन सीक्रेट होगा और उतनी ज्यादा प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर मेल्टोज में कन्वर्ट हो पाएगी। ठीक है, तो सलाइवा सीक्रेट हुई और इसने 30% कार्बोहाइड्रेट को इसमें मेल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। माउथ में इससे ज्यादा और कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, तो एक पॉइंट और याद रखना कि जो सलाइवा है उस सलाइवा को फूड के अंदर, ठीक है, सलाइवा को मिक्स किया जाएगा इन फूड। ठीक है, फूड में किसके द्वारा, बाई टंग। ठीक है, टंग क्या करती है, सलाइवा को मिलाने का काम करती है, जिससे हमारा क्या है, बोलस तैयार हो जाता है। ठीक है, राउंडेड शेप, ठीक है, तैयार हो जाता है भोजन का। ठीक, इसके द्वारा बाय द विद द हेल्प ऑफ टंग। ठीक, तो जिसके क्या होगा, वो इजीली स्मूथ हो जाता है और आगे वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है फूड आगे के लिए। ठीक है, तो ये तो था केमिकल डाइजेशन वाइज सैलिवरी ग्लैंड। पूछा जा सकता है कि माउथ में कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है, या तो हम सैलिवरी अमाइलेज बोले या उसे हम टाइलिन बोले। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन होता नहीं है। कौन सा डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मेल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इससे आगे की अगर हम बात करें तो अब फूड यहां से आगे मूव करेगा, जो सारी प्रोसेस बक्कल कैविटी में हो रही थी। ठीक है, अगर फूड इन बक्कल कैविटी में हो रही सारी घटना, ठीक है, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि इससे आगे वाला पार्ट हमें फेरिंग्स मिलने वाला है। ठीक है, तो हम बात करेंगे नाउ फूड एंटर इनटू द फेरिंग्स। ठीक है, नाउ फूड एंटर इनटू द फेरिंग्स। ठीक है,
फेरिंग्स में तो भोजन पहुंच गया, क्या फेरिंग्स में भोजन का डाइजेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम फेरिंग्स की बात करें, फेरिंग्स होता क्या है? ये क्या होता है? कॉमन ओपनिंग, या कह सकते हैं पाथवे। ठीक है, किसके लिए? फॉर फूड एंड एयर। मतलब एक ऐसा कॉमन पाथवे है जहां से एयर और फूड दोनों गुजरते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, और जब कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होगी, ठीक है, तो नो डाइजेशन, यहां पर भी फूड का किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से भी भोजन आगे बढ़ा, और जब यहां से भोजन आगे बढ़ेगा तो भोजन पहुंचता है किसमें? हमारे ईसोफेगस में। ठीक है, ईसोफेगस में अगर हम बात करें तो आप एक पॉइंट समझने वाला है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पाइप हैं। ठीक है, एक विंड पाइप है और एक फूड पाइप है। मान लीजिए है, अगर ये हमने कहा विंड पाइप, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मान लीजिए ईसोफेगस या फूड पाइप है। ठीक है, अब होता क्या है कि फेरिंग्स से जो भोजन आता है वो कहीं इस ओपनिंग में ना पहुंच जाए, इसलिए विंड पाइप को एक कवरिंग या कह सकते हैं वॉल्व कवर करके रखता है, ढक के रखता है। ठीक है, इसको हम एपीग्लोटिस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एपीग्लोटिस। ठीक है, ये कहता है विंड पाइप को कवर करने का काम करता है, जिससे फूड पार्टिकल सीधे एयर पाइप में नहीं जा सकते। ठीक है, इसीलिए जो फूड पार्टिकल सीधे आते हैं वो इस एपिग्लोटिस के ऊपर गिरकर सीधे कहां पहुंच जाते हैं? जाके हमारे फूड पाइप में पहुंच जाते हैं। इसलिए दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हमारी बॉडी में पॉसिबल ही नहीं है। कौन सी दो? ठीक है, भोजन को निगलना और उसी दौरान एयर को इनटेक करना, ये दोनों बॉडी में हमारी हो ही नहीं सकती कभी भी। ठीक है, कभी भी। हाँ, जो है एक्सपेरिमेंट करने को नहीं बोल रहा हूं मैं, करना भी नहीं। ठीक है, केवल मैं इतना कहना चाहता हूं, केवल कोशिश, जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज को निगलने की कोशिश करते हैं, अगर फॉल्स, अगर निगलने के, अगर झूठे रूप से हम किसी चीज को निगलने की कोशिश करें, तो एहसास होता है कि हमें कुछ समय के लिए यहाँ पर कुछ को किसी चीज को रोकना पड़ता है। रोकने का मतलब विंड पाइप को हम रोकने का काम करते हैं, किससे? एपिग्लोटिस से। ठीक है, और ये हमारी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हमारा एएनएस है, हमारा खुद ही रेगुलेट इसको कंप्लीटली करता रहता है। लेकिन कभी कभी समस्या क्या आती है? ठीक है, हम कभी कभी बात करते हैं खाते वक्त। ठीक है, और कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। तो इसके पीछे कोई मैनर वाली बात नहीं है। मैनर तो वो है, मैनर इसलिए बन गया क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, क्या? कि जिस समय हम बातें करेंगे, साउंड तभी प्रोड्यूस हो सकती है जब एयर पास आउट होगी विंड पाइप से। ठीक है, और एयर पास आउट तभी हो सकती है जब एपिग्लोटिस का ये कवरिंग है ना, ये खुला होगा, तभी एयर पास आउट हो सकती है। क्योंकि यहाँ क्या है? वॉइस बॉक्स है, लैरिंक्स, वो आवाज तभी प्रोड्यूस करेगा जब उसके ऊपर क्या पहुंचेगी? एयर पहुंचेगी। इसलिए इसे खुला होना चाहिए। और अगर ये खुला होगा और उसी तरह हम अगर बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो फूड पार्टिकल इसमें जा सकते हैं। इसीलिए मना किया जाता है खाना खाते वक्त बात नहीं करने के लिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वैसे तो ये प्रोसेस हमें कंट्रोल नहीं करना होता, हमारा एएनएस खुद कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन खुद कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा माइंड कंफ्यूज भी कभी कभी हो जाता है कि बात करते करते और खाना खाते वक्त कभी कभी हमारा माइंड जो कंफ्यूज के कारण कभी कभी क्या होता है, फूड पार्टिकल अचानक से कहां पहुंच जाते हैं? विंड पाइप में। तो देखा होगा बहुत बहुत तेजी से जर्क लगता है, झटका, जैसे हम कह सकते हैं ठसा लगना बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी समस्या क्यों आती है? क्योंकि फूड पाइप फूड के लिए बना है, विंड पाइप विंड के लिए बना है, लेकिन विंड पाइप में जैसे ही फूड पार्टिकल जाएगा, जो कि इसका स्थान नहीं है, तो एक रिफ्लेक्स तेजी से होता है, जो फूड पार्टिकल तेजी से अंदर गया वो तेजी से बाहर फेंका जाता है। ठीक है, तो कभी कभी वो इतनी तेजी से फेंका जाता है वो नाक में भी पहुंचता है सीधे सीधे कभी तो। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, क्यों हमें खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। ठीक, इसके आगे आगे हम बात करें तो फूड पार्टिकल्स हमारे कहां पहुंचे? फूड सारा का सारा बोरस कहां पहुंचा? फूड पाइप में पहुंचा, जिसे हमने क्या कहा था? ईसोफेगस कहा था। ठीक है, ईसोफेगस कहा। अब ईसोफेगस में भोजन पहुंचा तो नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे, नाउ फूड एंटर इनटू द
हाँ, नाउ फूड एंटर इनटू द ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस में अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या होगा। नाउ फूड एंटर इनटू ईसोफेगस, ठीक है। अगर हम ईसोफेगस की बात करें तो ये क्या है, फूड पाइप है। फूड पाइप जो क्या करता है, बक्कल कैविटी को स्टोमक से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। हाँ, क्या करता है, जॉइन वक्कल कैविटी टू स्टोमक, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यहां पर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड तो नहीं होगी, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होगी तो नो डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। यहाँ पर फूड का डाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि इस पाइप की, मान लीजिए पाइप है, इसकी इनर लेयर जो होती है उस पर म्यूकस मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। क्या होती है, हाँ, इसकी इनर लेयर पर क्या होगा, म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो लुब्रिकेंट की तरह काम करती है और फूड को आगे ट्रांसफर करने में मदद करती है, ठीक है। तो नो डाइजेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन होगी यहां पर, मेम्ब्रेन ऑन इनर साइड, ठीक है। अब इनर साइड पे क्या होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, जो पाथवे को स्मूथ बनाएगी, ठीक है। हाँ, स्मूथ पाथवे ऑफ फूड, ठीक है, आसान बनाएगी इसको, ठीक। अब बात यहां पर, यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, इस पॉइंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब ईसोफेगस से फूड ट्रांसफर होकर स्टोमक में जाएगा, ठीक है, तो जो फूड का मूवमेंट होगा, दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ फूड या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस काय के लिए, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टोमक, क्या कहलाता है, हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। तो बात करें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है, ठीक। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ईसोफेगस टू मूवमेंट द फूड द ईसोफेगस, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को समझते हैं फिगर से। मान लीजिए ये हमारे पास एक पाइप है जो जिसे हम ईसोफेगस कह रहे हैं, ठीक है। अब ईसोफेगस में फूड पाइप पास आउट होगा तो बोलस का साइज बड़ा है, ठीक है, लेकिन ईसोफेगस का जो ल्यूमन है वो छोटा है, ठीक है। ल्यूमन छोटा है, पतला है, ठीक, लेकिन फूड का जो बोलस है वो क्या है, बड़ा है। तो होता क्या है कि जब बड़े साइज के फूड का बोलस कहां पहुंचता है, ठीक है, जब ओपनिंग पे पहुंचेगा ईसोफेगस पे, तो सिंपल सी बात है, एक हमने अगर कोई प्लास्टिक का पाइप लिया हुआ है और उस प्लास्टिक के पाइप में अगर हम कोई चीज अंदर डालना चाहते हैं, पास आउट कराना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, ऊपर से उसे खोलना होगा, मतलब एक्सपेंड करना होगा। और जैसे ही वो एक्सपेंड होगा, वो वहां पे रख गया, थोड़ा अंदर गया, जैसे ही वो थोड़ा अंदर जाएगा, हम क्या करेंगे, ऊपर से उसको दबाएंगे, ठीक है। और जैसे वो उसे ऊपर से दबाएंगे, नीचे से वो एक्सपेंड होता चला जाएगा और नीचे खिसकता चला जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहां हम स्टार्टिंग में से क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसे, तो एक्सपेंशन हुआ ये, ठीक है। और जैसे ही इसका एक्सपेंशन होगा, फूड मान लीजिए फूड पार्टिकल यहां तक आ चुके, ठीक है, फूड पार्टिकल कहां तक आ चुका, यहां तक आ चुका, ये बोलस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये आगे कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम ऊपर से अगर कॉन्टेक्ट करवाएं इस मसल्स को, ठीक, तो ऊपर से प्रेशर होगा तो नीचे ये खुद ब खुद ट्रांसफर होगी। जब ऊपर से ये कॉन्ट्रेक्शन होगा
तो अभी सी बात है, नीचे वाली वॉल क्या हो जाएंगी, एक्सपेंड होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दिस अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ईसोफेगस, ठीक, टू ट्रांसफर द फूड कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम पूछा गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं 1 नंबर में। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। ठीक, तो इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से भोजन मूव करके कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंच गया, स्टोमक में पहुंच गया। ठीक है, तो हम बात करेंगे नाउ फूड एंटर इनटू द स्टोमक एंड डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नाउ फूड एंटर इनटू स्टोमक। अब जब भोजन स्टोमक में पहुंच चुका है तो डाइजेशन कहां होगा, स्टोमक में होगा। ठीक है, और हाँ, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक। ठीक है, और स्टोमक में जब फूड का डाइजेशन होता है वो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। इसके द्वारा होगा बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड, इनर वॉल पे पाई जाती है। स्टोमक की इनर वॉल में क्या होती है, गैस्ट्रिक वॉल होती है, सॉरी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस का सीक्रेशन करती हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो सीक्रेट होता है वो पदार्थ कहलाता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो कह सकते हैं फूड का जो डाइजेशन होगा वो गैस्ट्रिक जूस के द्वारा होगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सी सेल होती हैं, उनकी अगर हम बात करें तो नाम तो बेसिकली है, लेकिन इनके नाम आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए, वो 11th क्लास में जाके मिलेंगे। तो इनके नाम एग्जाम में आज तक कोई पूछे भी नहीं है ना पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में इनके नाम नहीं है, बट फिर भी जैसे पैरेटल सेल होती है, चीफ सेल होती है, या म्यूकस नेक्स सेल्स होती है। ठीक है, तो नाम की तरफ मत जाए क्योंकि नाम पूछे भी नहीं जाते, बस उनके द्वारा सीक्रेट होने वाले सीक्रेशन को पूछा जाता है और उनके काम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमने माना कि कितनी प्रकार की सेल होती है, 3 टाइप्स ऑफ सेल, मतलब 3 टाइप की। ठीक है, 3 टाइप ऑफ सेल्स होंगी यहाँ पे। ठीक है, 3 टाइप ऑफ सेल्स होंगी। तो मान लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप की जो सेल होती है वो सीक्रेट करती है क्या, म्यूकस का सीक्रेशन करेगी। ठीक, सेकंड टाइप की जो सेल्स होंगी उनमें से HCl सीक्रेट करती है, एसिड होता है। और जो थर्ड टाइप की जो सेल्स होती हैं वो एक एंजाइम को सीक्रेट करती हैं, दैट इज पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव एंजाइम है ये, अभी एक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, अब इनके काम पढ़ लेते, तीनों के पूछे जाते हैं अलग से भी। ठीक है, तो मान लीजिए ये स्टोमक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टोमक। ठीक, अब होता क्या है कि जो फर्स्ट टाइप की सेल ने म्यूकस को सीक्रेट किया है, म्यूकस क्या करती है, इस स्टोमक की इनर वॉल पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। क्या बनाएंगी म्यूकस, इनर वॉल पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएंगी। क्यों, क्योंकि HCl रिलीज हो रहा है जो कि हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो डैमेज ना कर दे इसकी इनर वॉल को, इसलिए म्यूकस क्या करती है, म्यूकस का काम, हाँ, म्यूकस क्या करती है, फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, अराउंड द इनर वॉल ऑफ स्टोमक। क्यों बनाई ये, ठीक है, इन स्टोमक की इनर वॉल को HCl से बचाने के लिए।
प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl, HCl के प्रभाव से बचाने के लिए म्यूकस ने क्या बनाया, कवरिंग बना ली। ठीक है, तो ये काम हो गया इसका। ठीक है, अब बात करें फिर HCl इतना हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये सीक्रेट क्यों हुआ, ये तो काफी खतरनाक है, डैमेज कर सकता है पूरे इंटरनल ऑर्गन को। ठीक है, तो इसका भी काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीक्रेट होता है। तो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूस या इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो HCl की रोल की बात करें तो यहां पर मान लीजिए सीक्रेट हुआ क्या, HCl। ठीक है, HCl के अगर हम रोल की बात करें तो जो हमने भोजन खाया है, ठीक है, तो जो भोजन के साथ माइक्रोब्स आए हैं, पैथोजन आए हैं, डिसीज कॉजिंग एजेंट जो आए हुए हैं, उनको कुछ तो सलाइवा मारेगी, सलाइवा में जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो मार देंगे, वहां से बच के जो आ गए, ठीक है, तो उनको HCl किल करने का काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, किल द पैथोजन। ठीक है, हाँ, इन फूड, जो भोजन में पैथोजन मौजूद हैं उन पैथोजन को मारने का काम करेगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरा ये, ठीक है, कि यहां पर एक एंजाइम सीक्रेट हुआ है, देखो जरा कौन सा, पेप्सिनोजन, जो किस रूप में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, ये होता क्या है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। क्या होता है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, लेकिन है किस रूप में, इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां पर क्या रिलीज हुआ है, ये पेप्सोजन भी, ठीक है, पेप्सोनोजन भी रिलीज हुआ है और HCl भी रिलीज हुआ है। पेप्सोनोजन किस रूप में, इनएक्टिव फॉर्म में। तो जैसे ही पेप्सोनोजन कांटेक्ट में आएगा HCl के, ठीक है, वैसे ये एक्टिव हो जाता है। इट मींस अगर हम दोनों को पॉइंट को मिला के अगर बात करें तो हमने कहा कि पेप्सोनोजन जैसे ही कांटेक्ट में आया HCl के तो ये एक्टिव हुआ और बन गया पेप्सिन। ठीक है, एंड दिस इज अ एक्टिव एंजाइम। ठीक है, ये कैसा एंजाइम है, एक्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, तो दूसरा काम इसका ये हो गया क्या, एक्टिवेट द पेप्सिनोजन एंड कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा हम लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं ये, ठीक है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसका रोल। ठीक है, HCl का रोल पूछा जाता है, HCl का रोल हो गया। अब बात आई ये पेप्सिनोजन का क्या रोल है, एक्टिव हो गया। ठीक है, तो पेप्सिनोजन का अगर हम रोल देखें तो थर्ड रोल इसका जो है वो पेप्सिनोजन का होता है। ये भी पार्शियल डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब ये भी प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन। याद रखना, माउथ में पार्शियल डाइजेशन हुआ था और स्टोमक में भी जितना भी डाइजेशन होगा वो टोटली पार्शियल डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ठीक है, तो जो प्रोटीन है, ठीक है, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करेगा, पेप्सिन, जो कि एक्टिवेट किसके द्वारा हुआ, HCl के कारण हुआ। ठीक है ना, ये रिएक्शन लिखाई मैंने। ठीक है, हाँ, ये वाली पेप्सिन कम्स कांटेक्ट विद HCl एंड कन्वर्ट इनटू पेप्सिन व्हिच इज द एक्टिव एंजाइम। ठीक है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करेगा, पेप्सिन, कंप्लीट या पार्शियल, अभी बताया मैंने, स्टोमक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा तो ये भी कैसा डाइजेशन होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर भी पार्शियल डाइजेशन हुआ और पेप्सिन को कन्वर्ट कर दिया गया छोटी छोटी चेन में। अगर हम बात करें प्रोटीन है क्या, प्रोटीन लंबी लंबी चेन से जो अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। ठीक है, तो प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो जो लंबी लंबी अमीनो एसिड की चेन है उनको छोटी छोटी चेन में कन्वर्ट कर तोड़ दिया किसने, पेप्सिन में। ठीक है, उन चेन को हम बोल सकते हैं प्रोटियोज और पेप्टोन्स। जितनी तोड़ सकते हैं उतनी इन्होंने तोड़ दी है। ठीक है, ये क्या होती है, स्मॉल चेन ऑफ
अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड की क्या ये छोटी छोटी चेन है जिन्होंने तोड़ने का काम किया है। ठीक है, अगर हम समझें, एक चेन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं तो उससे भी समझ लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, हाँ, जरा देखें, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है कि अमीनो एसिड की चेन है। ये क्या है, हमारे पास एक चेन है अमीनो एसिड की। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों कहा? क्योंकि सारे के सारे अमीनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो इस पूरी लंबी चेन को हम या तो प्रोटीन कह दें या साइंटिफिकली क्या कह रहे हैं हम इसको? ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन कह दें। पेप्सिन ने किया क्या? इस चेन के टुकड़े कर दिए। कंप्लीट डाइजेशन कब माना जाता है? कंप्लीट डाइजेशन तब माना जाता है ये सारे बॉन्ड टूट जाते, सारे अमीनो एसिड अलग हो जाते। तो अलग हो रहा है ना, तो ये कंप्लीट डाइजेशन हुआ। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, पार्शियल डाइजेशन हुआ। इट मींस क्या हुआ कि ये छोटी छोटी चेन टूट गई इसकी। ठीक है, ये ठीक है, स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये छोटी चेन्स हो गई। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या था? पेप्सिन का रोल था स्टोमक में, जो किसने किया? पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का डाइजेशन था। और कुछ भी स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं होता, फैट बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन एक एक्सेप्शन आप याद रखेंगे, बटर फैट का। ठीक है, नोट डाल के लिख सकते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछ सकता है क्या? बटर फैट जो होती है हमारी, ठीक है, बटर फैट, ठीक है, ओनली डाइजेस्ट इनटू स्टोमक। ठीक है, इसके अलावा स्टोमक में किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं हुआ, ना कार्बोहाइड्रेट का, ना किसी फैट का, ना किसी और कंपोनेंट का। मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर कुछ हुआ, ठीक है, तो वो किसका होगा? केवल बटर फैट का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहां तक था हमारा क्या? डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक। स्टोमक में हमने देखा भोजन का डाइजेशन किसके द्वारा हो? गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस सीक्रेट करती है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। उनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होते हैं? कुछ सेल्स होती है, 3 प्रकार की सेल्स पड़ी थी, तो म्यूकस का सीक्रेशन कर रही थी, दूसरा एचसीएल का सीक्रेशन कर रही थी, तीसरा पेप्सोडेंट का सीक्रेशन कर रही थी। म्यूकस ने क्या किया? स्टोमक की इनर वॉल पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई जो एचसीएल के प्रभाव से उसे बचाएंगी। ठीक है, एचसीएल ने क्या किया? भोजन में उपस्थित माइक्रोब को मारा, पेप्सोनोजन को कन्वर्ट किया, एक्टिवेट किया, किसमें? पेप्सिन में कन्वर्ट किया, जो प्रोटीन को डाइजेशन करेगा। ठीक है, पेप्सोनोजन ने क्या किया? पार्शियल डाइजेशन किया प्रोटीन का और कन्वर्ट कर दिया किसमें? प्रोटीओज और पेप्टोन्स में। ये क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब छोटी छोटी अमीनो एसिड की चेन होती है। तो यहां तक था हमारा डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन में। ठीक है, थैंक यू।